हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो कैसे हो मेरे बिहार के नौजवान साथी? आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निकाल दिए बिहार डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म 2024 का। तो आप लोग कहाँ जुड़े हुए हो? जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से साइंस का प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं, जो बिहार डीएलएड के एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। और जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, सबसे पहले क्लास को इज्जत के साथ देखिए। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना। आगे की क्लासों को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का बेल नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे बिहार डीएलएड के साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में, है ना। चलिए, तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि बिहार के विगत एग्जाम में, बिहार के जो डीएलएड के पिछले कई सालों में जो एग्जाम हुए हैं, उसमें साइंस से किस किस प्रकार के क्वेश्चन को देखने को मिले हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए, कुछ बेहतरीन चीजें आपके लिए ले आया हूं। विद्यार्थी के जीवन में जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनके सिलेबस माइंड में होनी चाहिए। तो मैं करवाने वाला हूं आपको क्या, अभी साइंस, और साइंस से पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन। तो मैं अभी 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा, ताकि साइंस के बेहतरीन 20 क्वेश्चन आपको पता चल जाए। ठीक है ना। इसी तरीका से मैथमेटिक्स की क्लास आपकी चलेगी, है ना। सोशल स्टडीज की क्लासेस चलेगी, इंग्लिश की क्लास भी चलेगा, आपको रीजनिंग का भी क्लास चलेगा, है ना। समान हिंदी का भी क्लास चलेगा। ए टू जेड सारे के सारे क्लासेस आपको चलेंगे। अभी फिलहाल साइंस की क्लास चल रही है। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है ना। बीएड का भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखा है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डॉट डॉट की कमी होगी। रिकेट्स एक बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है जिसका नाम है रिकेट्स। और रिकेट्स जो होता है वो नॉर्मली विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शन में कहां पर विटामिन डी दे रखा है। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है ना, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। और जल्दी से बताओ विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होते हैं, और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। विटामिन डी का केमिकल नेम तो आपको पूछ ही दिया मैंने, आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या माना जाता है। विटामिन के का केमिकल नेम, विटामिन बी का केमिकल नेम, सभी का केमिकल नेम आपको बताना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि विटामिन की खोज किसने किया। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां मैं अगले स्लाइड पर देने वाला हूं, है ना। तो न लेट करेंगे न वेट करेंगे, चलेंगे सीधे अगली स्लाइड पे कि इस क्वेश्चन से कितनी सारी जानकारियां निकल कर आ सकती है, और एग्जाम में और भी क्वेश्चन कई तरीके से कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए, यही वो क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी बताया है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है, आपका विटामिन डी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितने बेहतरीन बेहतरीन लिखा है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, किससे पीड़ित है? रिकेट्स से, है ना। तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है। किसकी कमी होती है? विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये भी आपके एग्जाम में बीएड में, आपको डीएलएड में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होते हैं? रिकेट्स होता है। देखिए, बच्चों में रिकेट्स होते हैं, और बड़े लोगों में ना विटामिन डी की कमी से आपको आपको ये हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। याद रखिएगा, बच्चों में क्या होती है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। और बड़े लोगों में क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया। और जितने भी बीमारी है ना, रिकेट्स बोले चाहे ऑस्टियोमलेशिया बोले, ये विटामिन डी की कमी कारण तो हो ही रही है, कैल्शियम की कमी के कारण भी यही बीमारी होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से वयस्क में, वयस्क मतलब कि बड़े लोगों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। देखिए, मैंने अभी बोला ही था और दे भी दिया हूं। विटामिन डी सुबह में सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होती है। ठीक है ना। विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज 1911 में फंक किया था। किसने किया था? फंक किया था।
विटामिन बी और सी जो है वो कैसी विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो अगर आप इस तरह के बेहतरीन नोट्स के साथ आंसर लगा हुआ पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं बिहार डीएलएड एग्जाम में, बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर इस तरह का नोट्स के साथ आंसर लगा हुआ पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर ऑनलाइन हब के साथ जुड़ जाइए। अब बोलोगे सर जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम खोलना है और उस पर सर्च मारना है ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, एक लिंक आएगी, क्लिक करके वहां पर क्या हो जाना, ज्वाइन हो जाना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा रहा हूं, और जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं आपको 50 से 60 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, और साइंस में 20 से 20 क्वेश्चन आपको हूबहू यहीं से आ जाएंगे। तो इधर उधर कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु है ना मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। जब किसी धातु के साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो पारद धातु का मिश्रण गठन करती है, वो कौन होती है? पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, पारा। तो देखो क्या लिखा हुआ, पारद धातु का मिश्रण गठन करती है। तो पारद धातु का जो मिश्रण करती है उसका नाम ही पारा है। पारा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरकरी, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स फॉर्म्स पारा मेटालिक मिक्सचर इन मिक्स्ड विथ द एनी अदर मेटल। तो जब किसी मेटल के साथ आप मिक्स करोगे तो पारा मेटालिक मिक्सचर तैयार करने वाला जो मेटल है उसका नाम क्या है, मरकरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं बहुत सारी जानकारियां इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए ढेर सारी जानकारियां मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। राइट आंसर हमारा तो पारा हो गया है। अब देखिए क्या है, पारा धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है ना। पारा का यस्क का नाम क्या है, सिनेवार। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है विभिन्न विभिन्न एग्जामों में कि सिनेवार किसका यस्क है, तो पारा का यस्क कौन है, तो भाई ऑप्शन में दे देगा सिनेवार, ठीक है ना। थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। आप ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पढ़ना क्या होता है, सहज होता है। पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है, तो आपका राइट आंसर होगा पारा, ठीक है। सोना का यस्क का नाम क्या है, कैल्वेराइट जो है वो सोना का एक क्या है, यस्क है। उसी तरह से एल्युमिनियम का जो यस्क होता है उसका नाम होता है बॉक्साइट, कुरंडम, क्रायोलाइट। ये सब आपको याद रखना है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है। इतने जानकारियां अगर मैं आपको दे रहा हूं डेली, तो एक बार जल्दी से चैनल को जल्दी से क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक भी ठोक दो। मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जिनको कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास होनी है, लगाओ एक बार जोरदार क्या ताकत, है ना, और जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को एक बार फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेहतरीन नॉलेज के साथ आपको मैं नोट्स भी देने रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको है 3 में क्या बोल रहा है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 फरवरी और 8 मार्च। तो ये जो विश्व एड्स दिवस है मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी, ये मनाई जाती है 1 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और लेते हैं ढेर सारी जानकारियां। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ढेर सारी जानकारियों में से क्या है, विश्व एड्स दिवस है ना, हर साल 1 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कब मनाई जाती है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कब मनाई जाती है, तो बोलना सर 1 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 1 दिसंबर को मनाई जाती है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ये तो एकदम याद रखना, क्योंकि आपके जो डीएलएड का एग्जाम है ना वो मार्च के आसपास में ही होने वाला है, तो कहीं ये ना पूछ दे कि 8 मार्च को कौन सी दिवस मनाई जाती है, तो याद रखना है आपको विश्व महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, वैलेंटाइन डे दिवस, ये मनाई जाती है हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो भारत को पोलियो मुक्त देश WHO द्वारा क्या किया गया है,
घोषित कर दिया गया। भारत एक ऐसा देश हो गया है जहां पोलियो मुक्त रूप से क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4, जो खिलाएगा आपको अचार। कहाँ? यहाँ। कैसे? ऐसे। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन पूछा है, कौन होगा? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपिलॉजी या साइनोलॉजी? तो मकड़ियों का जो अध्ययन होता है उससे हम लोग बोलते हैं आर्कनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम क्लियर एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट। अब लेता हूं ढेर सारी जानकारियां अगले स्लाइड पे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे देखिए, आर्कनोलॉजी है ना, में मकड़ियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मकड़ी जो है वो कौन सी संघ की प्राणी है, तो आपको बताना है कि मकड़ी जो होती है वो ऑर्थोपोडा संघ की क्या होती है? प्राणी होती है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में मानव से संबंधित चीजों को बारे में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं। उसी तरीका से एपोलॉजी, एपोलॉजी में हम लोग करते हैं है ना, माफी मांगने के संबंधित अध्ययन को करते हैं एपियोलॉजी में। तो ये ढेरी सारी जानकारियां आपको क्या रखनी है? माइंड में सेट रखना है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको ईडू फाइवर ऑनलाइन हब को क्या करना है? टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लेना है ना। और सोते समय क्या करना? एक बार पीडीएफ को पढ़ कर सोना, ताकि आपको दिन की पढ़ी हुई चीजें आपको रात में अगर एक बार रिवीजन के रूप में मिल जाता है पीडीएफ के रूप में, तो फिर क्या गलती है यार? पढ़ लो ना, अपने भी पढ़ो और फलनमा को भी पढ़ाओ। ओके, तभी ये संसार, ये बिहार क्या होगा? उन्नति करेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री अभी क्या है, बिहार की युवा रोजगार साथियों पर क्या है भाई, एकदम टूट पड़े हैं कि इस बार सभी बिहारों को क्या करना है? एकदम नौकरियों में तब्दील कर देना है। क्वेश्चन ये है कि सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम क्या होता? तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहाँ दिख रहा है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो राइट आंसर तो हमारा सी हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है। देखिए सोनार, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड क्या है? रेंजिंग। सोनार का प्रयोग समुद्री सतह पर अव्यवस्थित वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। समुद्र सतह पर, कोई समुद्र के सरफेस पे अगर कोई भी चीज गिरा है, पड़ा है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। गोताखोर सोनार का प्रयोग जल के सतह पर खोई वस्तुओं को पता लगाने के लिए भी करते हैं। सोनार का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे में जल के अंदर कोई चीज खो गया है, उसको पता लगाने के लिए गोताखोर लोग भी सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। पेरिस्कोप के द्वारा समुद्र के अंदर से समुद्र के बाहर का चित्रण प्राप्त किया जाता है। और जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्या करना है? देख याद रखना है। नॉटिकल, समुद्री दूरी मापन का एक क्या है? यूनिट है। जो नॉटिकल, समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखिए आयोडीन, आयोडीन किसमें पाई जाती है? नमक में। ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी के कारण हमसे पूछा गया कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन के कारण पूछा गया, पहला रतौंधी, दूसरा गलकंड माला, गंडमाला, रूसी, और क्या लिखा हुआ है आपको? आपको रिकेट्स लिखा हुआ है। रिकेट्स या स्कर्वी है, गोइटर और नाइट ब्लाइंडनेस। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और बना दो साइंस को तूफानी में। तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट, समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 20 प्रश्नों की इस टेस्ट सीरीज में या इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हैं। तो भाई आयोडीन की कमी से जो होने वाले बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। और जो ये हमारा नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है ना। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी के। और जो रिकेट्स है वो हमारा विटामिन डी की कमी के कारण से होता है, या फिर बोल सकते हो कैल्शियम की कमी के कारण होता है।
ठीक है ना। रिकेट्स बच्चों में होते हैं और ऑस्टियोमलेशिया बड़े लोगों में होते हैं। ये जो स्कर्वी है ना, वो होते हैं आपको त्वचा से संबंधित बीमारी, हमारे स्किन से रिलेटेड बीमारियों में से एक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर कितने बढ़िया बढ़िया बातें आपके लिख के लाया हूँ। आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। गंडमाला के रोगी के थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये जो ग्वाइटर बीमारी है ना, ये गले को से संबंधित बीमारी, गले से, ठीक है, गले से संबंधित बीमारी है, और इसमें गला क्या हो जाती है, फूल जाती है। आयोडीन रोगी पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होते हैं। यह देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है ना कि आयोडीन का लेवल बहुत कम होता है। यही कारण होते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ग्वाइटर से संबंधित बीमारी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। समुद्री क्षेत्र में आयोडीन अधिक मात्रा मिलता है। आयोडीन क्या होती है, अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। रतौंधी, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, साफ साफ लिखा गया है। और जो अस्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और जो रिकेट्स होते हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। पूरी बेहतरीन नॉलेज के साथ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, लगा देंगे इस बार आग पानी में और बना देंगे साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे कितना नंबर भाई, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, बताइए। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो भाई हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है ना, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। चलिए तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है भाई 78% है। 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में, देखिए कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है आपका 21% है। 0.03% का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.03% है, ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है, और नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वो 78% है। ये तीनों याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको 8, जो पढ़ाएगा आपको पाठ कहाँ, यहाँ कैसे, ऐसे। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होते हैं। का कारण क्या है बताइए। तो भारत के कुछ भाग में आप देखते हैं कि मिट्टी क्या होती है, लाल लाल मिट्टी दिखाई देती है ना। भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर मिट्टियों का रंग कैसी होती है, लाल होती है। तो पूछा गया है कि ये जो लाल मिट्टी का रंग होती है वो किसकी वजह से होती है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम की मौजूदगी की वजह से, फॉस्फेट की मौजूदगी की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से, या खाद मिट्टी की मौजूदगी, किसकी मौजूदगी की वजह से ऐसा देखने को मिलते हैं। तो भारत के कुछ भागों में जो मिट्टी का रंग जो लाल होती है ना, वो एक ही वजह उसका है। वजह कौन सा है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। अगर ये फेरिक ऑक्साइड ना होती तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी का जो रंग होता वो लाल आपको नहीं दिखाई देते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये ढेर सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं, ढेर सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। आइए इसको एक बार देखते हैं। देखिए, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। ओके माय डियर। नेक्स्ट, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलते हैं, सिलिका देखने को मिलते हैं, और क्या देखने को मिलते हैं, आयरन। लाल मिट्टी में जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। लाल मिट्टी जो होती है ना, अगर वो जल में घुली मिली हो तो आपको पीली दिखाई पड़ती है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी जो होती है अम्लीय प्रकृति की होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। भारत में कुल मिट्टी का 22% कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी बांगर और खादड़ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रात में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका बेसिक हर एक चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगला है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव का मतलब होता है प्रेशर यानी कि दाब। दाब की एसआई क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कहां पर लिखा हुआ है जी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी दबाव का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट, ये देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
है ना। दबाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब की मात्रा को पास्कल भी कहते हैं। दाब का एक है ना एसआई यूनिट को क्या होता है, पास्कल होता है, या फिर हम लोग पास्कल को क्या बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल सकते हैं। दाब पूछेगा कैसी राशि है, बोलना है एक अदिश राशि है ना। एक बार बराबर कितना न्यूटन होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन, ठीक है ना। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होती है उसको किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए इतने हम लोग को यहाँ से माइंड में सेट कर लेना है। तो देखो जितने भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स बना के दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, डाउनलोड करके पढ़ते चला जाना है। क्लास अगर अच्छी लग रही तो एक बार जल्दी से लाइक ठोक दो मेरे दोस्तों। और ये क्लास आप लोग को डेली चलेगी, ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, और डेली मन से पढ़ाऊंगा। आप लोग को भी क्या करना है, मेरे एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच एक बार लिंक को क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। जहां से जिस तरीका से आप लोग जुड़े हुए हैं वहां पर क्या कर दीजिए, एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो, है ना। जिस ग्रुप से जिस चीज से आप लोग जुड़े हुए हो, जहां से आपकी कनेक्टिविटी है, सभी जगह एक बार क्या कर दीजिए, सभी जगह क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि भाई मेरे अंदर एनर्जी आए और डेली मैं पढ़ाऊं मर दे एकदम आराम गर्दा करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस कौन सी नहीं, हीलियम, नियोन, रेडॉन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो आपको एक अक्रिय गैस नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर, वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम होती है। वैसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होती है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो वेग जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेग में क्या होती है, आपको दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है। तो भाई एक परमाणु की परमाणु संख्या उस परमाणु के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटोनों की संख्या होती है। तो प्रोटोन कितने होती है, यहाँ पर देखो कितना प्रोटोन है, 10। तो उनकी जो परमाणु संख्या वो भी कितने हो जाएंगे, 10। तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, देखिए यहां साफ साफ एक बात लिखा हुआ है, जरा सा ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो जितना भी प्रोटोन उपस्थित है वही क्या कहलाएगा, उसकी परमाणु संख्या कहलाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटोन की खोज किसने किया था, तो आंसर क्या होगा, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो आंसर होगा चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन। ये तीनों का तीनों एकदम कंठस्थ याद कर लेना है, क्योंकि तीनों न तीनों में से कोई एक हमेशा पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि सैरोलॉजी डॉट डॉट का अध्ययन है। सैरोलॉजी में हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं, बताइए तो, मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का या सांप का। तो सैरोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं छिपकली का। ऑप्शन जो होगा वो बी इसका क्या है, राइट आंसर, यानी कि लिजार्ड का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए छिपकली है। आइए जरा से यहाँ पर आपको बेहतरीन चीजें बता देता हूँ। देखो सायरोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, छिपकली का। लेकिन ऑफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में हम लोग स्नेक यानी कि सांप का अध्ययन करते हैं। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम लोग कीट पतंग का स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और जिरोंटोलॉजी, जिरोंटोलॉजी में हम लोग वृद्धा अवस्था से संबंधित चीजों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपके लिए कितने बेहतरीन नोट्स लेकर आया हूं मेरे प्यारे मित्र। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। और आप लोग जहां से जिस ग्रुप से जैसे भी जुड़े हो, एक बार लिंक को फॉरवर्ड करो मेरे दोस्तों, ताकि मेरे अंदर ऐसे साहस और एनर्जी आए कि मैं आपको इसी तरीका से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन डीएलएड का, बीएड का, एसएससी का, सबका करवाता रहूं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है।
किसका प्रयोग करते हैं जी? पायरोमीटर, है ना, एपीडियास्कोप का, या फिर पेरियोस्कोप का, या ऑडोमीटर का? किसका करते हैं बताओ तो? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग करता है? तो पनडुब्बी लोग किसका इस्तेमाल करता है? पेरियोस्कोप का। किसका इस्तेमाल करता है? पेरियोस्कोप का। और पेरियोस्कोप में कौन सी दर्पण लगी होती है? समतल दर्पण। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरियोस्कोप में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आपको बताना है प्लेन मिरर। क्या बताना है? प्लेन मिरर, जिसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, साफ साफ सुंदर अक्षरों में मैं लिख कर लाया हूं कि पेरियोस्कोप से समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात किया जाता है। कोई वस्तु दूर स्थित है और उसका टेम्परेचर को पता लगाना है, तो किसका इस्तेमाल करोगे? पायरोमीटर का। ओडोमीटर द्वारा पहिए वाला गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। इसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। इसी तरीका से और भी दिए गए हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? है ना, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी किस में करते हैं? मनुष्य का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी है, एंड्रोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर? एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मनुष्य का बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से बहुत सारे स्टडी आपको मैं दे रखा हूं, क्या कर लेना? याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? बताइए। ह्यूमन में पाए जाने वाली सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है? जिगर है, पलिया है, ओवम है, या त्वचा है? तो भाई सबसे बड़ी जो मानव की कोशिका है उसका नाम है ओवम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये सी है, ये डी है, ये सी है और ये डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओवम। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड आइए जानकारी आपको देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है कि यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे बड़ी मानव कोशिका क्या है? ओवम है। कोशिका, है ना, जीवन की सबसे क्या है? छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि आपके जीवन की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? आपको बताना है कोशिका है। आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई का क्या नाम है, तो भी आंसर बताना है कि कोशिका है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में, है ना। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्र जो होती है वो है कौन सा है? कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में, है ना, स्लाइडन और कौन किए थे? स्वान किया था। एक भी चीज नहीं छोड़ना, एकदम पूरा निचोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड। एवं इम्प्योर ब्लड किस में होती है? भाई आपको बताना, वेन में होता है, एल्वियोली में होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में होता है, या आर्टा में होती है ना। तो अशुद्ध जो रक्त होता है वो हमारे पल्मोनरी धमनी में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो वो करता है कौन? पल्मोनरी धमनी। ठीक है ना, पल्मोनरी धमनी। इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त करता है, और यह अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाता है? फेफड़ों में, है ना। और फिर फेफड़ा क्या कर देता है? उसको शुद्ध कर देता है। देखिए, तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अब आइए इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं। देखिए, पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ों में क्या करता है? रक्त को पहुंचाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त एवं बाएं
भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं। हमारे जो हृदय होते हैं ना, उसके दाहिने वाले हिस्से में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होता है, और बाएं वाले हिस्से में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है ना। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको नीचे भी दिखाया गया है, आप जरूर इसको पढ़िएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म में किसका इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा रजत, तीसरा पारा, चौथा प्लेटिनम। तो भाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफिक कैमरे में किसका इस्तेमाल करते हैं, रजत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर को हम लोग रजत के नाम से भी जानते हैं। देखिए साफ साफ कितने बढ़िया से आप लोग के लिए लिख कर लाया हूं, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट से निशान लगाया जाता है। जो हम लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो देखते हैं ना, आपका ये वाला अंगुली या ये वाला अंगुली में क्या करता है, एक कलर लगा देता है। ये जो कलर होते हैं ना, उसमें डाली होती है क्या, सिल्वर नाइट्रेट डाली होती है, जो उसके निशान को कई दिनों तक बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है ना। ये भी पूछा गया है, हॉर्न सिल्वर का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है ना। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है ना। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने वाली स्याही में बनाने में किया जाता है। ये सारे पॉइंट के पॉइंट A to Z एकदम रट के जाना एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम से पक्का रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए इंसुलिन की खोज करने के लिए किनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, फ्रेडरिक एवं बेंटिंग को, जेम्स कोलिप को, या गई ई अब्राहम को, या विलियम ऑसलर को। तो ये जो इंसुलिन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फ्रेडरिक एवं बेंटिंग, इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 20। देखिए 20 लेने से पहले मैं आपको ढेर सारी जानकारी फिर देने वाला हूं। लिखा हुआ है कि इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक एवं बेंटिंग को दिया गया था। ठीक है ना, इंसुलिन की खोज 1921 में बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। समझ के बात को ना, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ही क्या कहलाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज कहलाती है। और बताइए जो भाई बिहार डीएलएड का जो हम लोग समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब आप जानते थे और कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही किया है। कमेंट करके जितने भी बिहार के युवा नौजवान साथी जो हमारे इस क्लास को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है मेरे नौजवान साथी, जरूर बताइएगा, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। सबसे प्रचुर मात्रा में यानी सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद ऐसी दुर्लभ गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा नियोन और चौथा नाइट्रोजन। तो जो सबसे दुर्लभ गैस में मौजूद है वो है आर्गन। कौन है, आर्गन। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो ये 20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट था वो हो गई है समाप्त। अब लोग आप लोग को जल्दी जल्दी से आप हम लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। क्या आप लोग चाहते हो कि जब तक बिहार डीएलएड का एग्जाम कंप्लीट ना हो मैं इसी तरीका से प्रैक्टिस सेट आपको करवाता रहूं। अगर चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि डेली जो मैं क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। और एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितना स्कोर कर पाया है। चलिए जल्दी जल्दी, नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और बना दो बिहार डीएलएड के क्वेश्चन को तूफानी में, है ना। जय बिहार, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए क्या है आप लोग का
क्या स्कोर रहा, है ना। तो मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, हिंदी का, सब की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती चली जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।